एनिमेटेड हिंदी हॉरर स्टोरीज। आखिर इनमें ऐसा क्या है कि ये इतनी वायरल हो जाती हैं? मतलब वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमें इतना डराता है? आज हम इसी की बनावट को, इसकी पूरी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस लाइन को सुनिए। आ गई बेटी, हम सब तेरा ही इंतजार कर रहे थे। सुनने में कितना नॉर्मल लगता है ना? एक बूढ़ा सा वॉचमैन है जो अपनी नई किराएदार आरुषि से बस यही कह रहा है। लेकिन इसी एक लाइन में ना एक अजीब सी सिहरन है, एक छिपा हुआ खतरा। और बस यहीं से डर का वो बीज बो दिया जाता है। हर कहानी का हीरो एक आम इंसान होता है, एक ऐसा किरदार जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाला है जिसके नियम कानून बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि हमारी पहली किरदार है आरुषि। उसे शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बढ़िया फ्लैट मिल गया है, वो भी इतने सस्ते में कि यकीन करना मुश्किल है। बेचारी अपनी किस्मत पर खुश हो रही है, पर उसे ये नहीं पता कि उस अपार्टमेंट का अतीत क्या है। या फिर बाबूलाल को ही देख लीजिए, एक सीधा साधा किसान जो रात में घर लौटते वक्त एक बदनाम दलदल से शॉर्टकट लेने की सोचता है। बस एक छोटा सा फैसला जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनने वाला है। और ये है पंकज। अपनी प्रेमिका शिप्रा की मौत के बाद वो गम में इतना टूट चुका है कि उसे एक बार फिर से देखने के लिए वो कुछ भी, मतलब कुछ भी करने को तैयार है। और आखिर में है सुरेश और अर्जुन, रेलवे के दो कर्मचारी, एक सुनसान वीरान से स्टेशन पर अपनी नाइट शिफ्ट काट रहे हैं। उन्हें क्या पता कि उस स्टेशन पर उनके अलावा और भी कोई है। इन कहानियों का डर हमेशा एक लोकेशन से, एक जगह से जुड़ा होता है। वो एक मकान हो सकता है, कोई दलदल हो सकता है, या फिर एक रेलवे स्टेशन, एक ऐसी जगह जिसके मिट्टी में, जिसकी दीवारों में कोई पुरानी भयानक त्रासदी दफन है। तो इन सारी जगहों में कॉमन क्या है? वो है इनका खूनी अतीत। हर लोकेशन के पीछे एक कहानी है, एक हिंसक कहानी। जैसे नीलगिरी अपार्टमेंट, वहां एक इंसानी बलि अधूरी रह गई थी। वो जो काला सार दलदल है, वहां एक तांत्रिक अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाया। रामपुरिया स्टेशन पर किसी की बहुत बुरी तरह से मौत हुई थी, जो आज तक एक राज है। और वो गुड़िया, वो तो बस एक जरिया है, किसी आत्मा के एक बहुत ही अनहोली अटैचमेंट का। देखिए, हर भूतिया कहानी के पीछे एक क्यों छुपा होता है। कोई अधूरा बदला, कोई अधूरी ख्वाहिश, या फिर कोई अधूरा काम जो उस आत्मा को इस दुनिया से जाने नहीं देता। अब जैसे काला सार दलदल की कहानी को ही लेते हैं। सदियों पहले बाकुलन नाम का एक तांत्रिक अमर होना चाहता था। इसके लिए उसने 99 लोगों की बलि भी दे दी। लेकिन अपनी 100वीं बलि पूरी कर पाता उससे पहले ही गांव वालों ने उसे वहीं जिंदा दफना दिया। नतीजा, उसकी आत्मा उसी दलदल का हिस्सा बन गई और अब बाक बनकर अपने अधूरे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए भटक रही है। और नीलगिरी अपार्टमेंट का राज तो और भी ज्यादा डरावना है। आरुषि के दादाजी, जो एक बिल्डर थे, उन्होंने एक तांत्रिक से सौदा किया था। वादा था कि इमारत की सलामती के लिए वो 11 इंसानों की बलि देंगे। उन्होंने 10 तो दे दी, पर 11वीं से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब वो इमारत, वो दीवारें अपनी 11वीं बलि के लिए प्यासी हैं, और वो बलि उनके ही खानदान की कोई औलाद होगी। इसी तरह रामपुरिया स्टेशन पर जो लाल साड़ी वाली औरत का भूत है, उसका अतीत कोई नहीं जानता, पर उसका आधा जला हुआ चेहरा और खून जैसी लाल आंखें चीख चीख कर बताती हैं कि उसकी मौत कितनी भयानक रही होगी। और उधर पंकज की कहानी में शिप्रा की याद में रखी गई वो गुड़िया, वो सिर्फ उसकी यादों का जरिया नहीं, बल्कि किसी और खतरनाक चीज के लिए दरवाजा बन जाती है। तो ये आत्माएं सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाती। इनके हमला करने का, अपने शिकार को फंसाने का एक खास तरीका होता है, एक पैटर्न। चलिए समझते हैं कि ये डर असल में काम कैसे करता है। ये पूरा हमला 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है फुसलाना, एक लालच देना। आत्मा किसी अपने की आवाज में पुकारती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाघ अपने शिकार को दलदल में बुलाता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, एक वार्निंग, एक चेतावनी। याद है आरुषि को वो अजीब सा फोन कॉल आया था, वो। तीसरा स्टेप होता है इल्यूजन, मतलब भ्रम पैदा करना। पंकज को शिप्रा दिखती है जिसके साथ वो नाच रहा है, बाबूलाल को दलदल में अपनी माँ दिखने लगती है। और फिर आता है चौथा और फाइनल स्टेप, सीधा हमला। जब दीवारें आरुषि को पकड़ लेती हैं, या रामपुरिया स्टेशन वाली वो औरत अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है, मतलब गेम ओवर। और अक्सर इन कहानियों में कुछ नियम भी होते हैं,
जैसे गुड़िया को कभी अकेला मत छोड़ना, या दलदल में किसी की भी फुसफुसाहट सुनाई दे तो उसे सुनना मत, या फिर 11वीं बलि तो देनी ही होगी। और कहानी का सारा मजा इसी बात में है कि हम जानते हैं ये नियम टूटेंगे जरूर। तो चलिए अब कहानी के अंजाम की तरफ बढ़ते हैं। इन कहानियों की एक खास बात यह है कि इनमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती। यहाँ अंजाम पहले से ही लिखा होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता है? और जवाब है ना के बराबर। आरुषि उस अपार्टमेंट की 11वीं बलि बन जाती है, हमेशा के लिए दीवारों में कैद। बाबूलाल, गौरी और कार्तिक को बाघ निगल लेता है। पंकज की आत्मा को वो शैतानी ताकत शिप्रा का रूप धरकर किसी और ही दुनिया में खींच ले जाती है। बचते हैं तो सिर्फ सुरेश और अर्जुन, पर वो भी उस रात की यादों के साए में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। और यही है इन कहानियों का पूरा ढांचा, इनकी असली एनाटॉमी। ये हमेशा एक ऐसे सवाल पर खत्म होती हैं जो दिमाग में अटक जाता है, पीछा ही नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, क्या रमा सचमुच चली गई थी, या वो अभी भी कहीं किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है? और यही वो डर है जो कहानी के दी एंड के बाद भी हमारे साथ रह जाता है।